हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप लोग का मैं मीटिंग रखने वाला था, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि मीटिंग से ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक वीडियो बना दूँ। ठीक है ना। वीडियो में आप मुझे देख सकते हो अच्छे से, मैं कैसे चीज़ों को बता रहा हूँ या क्या है। और आज का ये जो सेशन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कि क्या होता है ना कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और फिर एक आपके पास लाइक एक प्लान नहीं होता है, एक लाइक आपको एक डायरेक्शन नहीं पता होता है, तो आप रैंडमली कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। लाइक कभी ये पढ़ लिए, कभी वो पढ़ लिए, तो इससे ये होता है कि आप बैलेंस तरीके से चीज़ों को लेके नहीं जाते हो, ठीक है ना। और हमें पता है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन बैलेंस का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो मैं आज का जो भी मीटिंग था, मीटिंग के बदले मैंने आज एक वीडियो ही सोचा कि क्यों ना बना दिया जाए बच्चों के लिए। वीडियो देखकर वो अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी उनके मन में होगा डाउट्स कि लास्ट के डेज में हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो उससे आई होप मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर मैं क्लियर कर दूंगा। यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें ये बताया जाता है कि आप लास्ट के 20 दिनों में 90% से ज़्यादा नंबर मार्क्स कैसे ला सकते हो, या फिर लास्ट के 10 दिनों में 90% प्लस कैसे ला सकते हैं, या फिर इवन लास्ट के वो वन वन डे में भी वो लोग ऐसा कुछ क्लेम करते हैं कि हमारे वीडियो को देखकर आपका 90% से ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। लेकिन मेरा कोई ऐसा अभी क्लेम या फिर मेरा कोई ऐसा अभी कुछ वादा नहीं है कि मैं ऐसा बोलूँ कि ये आप प्लान कर लोगे तो आपका 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, या फिर ये है चाहे वो है जो भी है। ये प्लान उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सीरियसली 1 साल पढ़ाई किए हैं, ठीक है ना। पहले ही बता देता हूँ, ये प्लान उन बच्चों के लिए है जे जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए हैं और बस उनको लास्ट में समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए और हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जाम को लेके, ठीक है। चलें। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक टाइम टेबल दिखाऊंगा, ठीक है, कि आपको लास्ट के डेज में कैसे टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। एंड फिर उसके बाद मेरा कुछ अनाउंसमेंट है कि मेरा जो 10 तारीख से क्लास है उसको मैं किस तरीके से प्लानिंग कर रहा हूँ, या फिर मेरा क्या इनपुट होने जा रहा है और कैसे क्या करना है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन टाइम टेबल पर आ जाते हैं, ठीक है। चलें। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला बात जो है टाइम टेबल को लेके, ठीक है। अब इसमें पहला ही बात है कि 5 to 6 AM मतलब हमें 5 बजे उठ जाना है। अब कितने बच्चों को इस पे आपत्ति होगा कि सर 5 बजे तो हम सोने जाते हैं, सर तो 5 बजे उठ कैसे जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं अभी। 5 बजे सोने जा रहे हैं या 3 बजे सोने जा रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी बोर्ड का पेपर होगा आपको 9 बजे या 10 बजे लिखना होगा, राइट। और फिर आप 5 बजे सोने का आदत लगाओगे बाबू, या फिर 3 बजे 4 बजे सोने का आदत लगाओगे, तो दैट विल बी डेंजरस फॉर यू, ठीक है ना, ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो अभी आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को इस तरीके से सेट कर लो कि आप आराम से 10 से 11 बजे सोने चले जाओ और 5 बजे उठ जाओ। 5 बजे कोई बहुत ज़्यादा अर्ली नहीं है, राइट। आप जैसे अपने बॉडी को ढालोगे उस तरीके से आपका सब कुछ हो जाता है, राइट। आप अपने बॉडी को कंफर्ट दोगे, आप अपने बॉडी को दिखाओगे नहीं अभी उठना कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिर उस तरीके से ही रेस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप एट एनी हाउ 5 AM आपको उठ जाना चाहिए, या इवन 10 15 मिनट पहले भी। और वो करने के बाद आप एक्सरसाइज, फ्रेश हो जाओ, मेडिटेट कर लो, या जो भी आप करते हैं, ठीक है ना। आप जो भी करना पसंद करते हैं वो जरूर करिए, लेकिन हाँ 1 2 एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। चले। उसका 6 से 8, 6 से 8 मॉर्निंग के आवर में आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग प्लस डायग्राम देखना है। मेरे अकॉर्डिंग या मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो सुबह में बायो पढ़ना दैट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि हमें बहुत कुछ चीज़ें याद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट टाइम है कि 6 से 8 AM हम बायोलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग प्लस डायग्राम करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे को नीट का पेपर भी लिखना है। और नीट के पेपर में मुझे पता है कि बॉटनी प्लस जूलॉजी इक्वल टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री।
अकेले बायो का कवरेज 360 नंबर का है और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वेटेज या कवरेज 360 नंबर का है। और मुझे पता है कि बायो में जो समय लगने जा रहा है सॉल्व करने के लिए, अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो नीट में 30 से 40 मिनट में आप पूरा बायो कर सकते हो, राइट। 40 मिनट मैक्स टू मैक्स या 45 मिनट ले लेते हैं और आप 2 घंटे 15 मिनट में आप फिजिक्स केमिस्ट्री करते हो, राइट। तो बायो को आप इस तरीके से करो ना कि आप उस लेवल पे जा सकते हो जिस लेवल पे आप पूरे बायो के पेपर को नीट के लिए 40-30 मिनट में आप कर पाओ, राइट। तो आपको 6 to 8 AM बायो एनसीईआरटी रीड करना है और जो भी डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको इस समय में करना है, ठीक है ना, 6 to 8 AM में। ये हमें काम करना होगा कैसे भी, एनसीईआरटी का थ्योरी पार्ट और फिर रीडिंग करके डायग्राम देख के सब कुछ आपको करना है। अब यहां पर ऐसा नहीं करना है कि आपको 1-2 पेज पढ़े हो, आप पूरे साल पढ़ाई किए हो तो ट्राई करो कि आप उसमें 2 घंटे के आवर में आप 1-2 चैप्टर खत्म कर पाओ, ठीक है ना। नॉट सो मतलब बहुत ऐसा टास्क नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो। 6 से 8 AM में आप 1-2 चैप्टर का टारगेट रखो कि मेरे को ये चैप्टर कर लेने हैं। और कैसे करने हैं, तो एनसीईआरटी का थ्योरी करना है और हमारे को डायग्राम करना है, राइट। फिर मैंने 8 से 8:45 में एक ब्रेक दे दिया है, इसमें आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अपने पेरेंट्स से बात जो भी है फोन से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, या नाच सकते हैं, गा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं इन 45 मिनट्स में। मतलब 45 मिनट्स में आप अपना जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। अब 8:45 से 9:30 AM में आपको बायोलॉजी का MCQ लगाना है। जो भी आपने यहां पर पढ़ा, 2 चैप्टर आपने पढ़ा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो उन 2 चैप्टर का आपको MCQ लगाना है, बायोलॉजी का MCQ लगाना है। MCQ लगाने का सोर्स क्या हो सकता है, तो आप फिंगर टिप कर सकते हैं, आप PYQ कर सकते हैं, या फिर आप जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, ठीक है ना, वहां का मॉड्यूल लगा सकते हो, ठीक है ना। अब आपको ये दिमाग से निकाल देना होगा कि ये मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, या फिर फिंगर टिप में ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी का कॉन्टेक्स्ट जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा सा तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी में वो जो मैजिक स्कोर हिट करना है तो आपको थोड़ा सा तो जाना पड़ेगा। आपने कहा आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। आपको मॉड्यूल, आपको फिंगर टिप जो भी है तो आपको बनाना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर आप 360 में 360 या 350 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो तभी संभव है जब आप थोड़ा सा तो अपना लेवल रेज करोगे, राइट, ठीक है। अब अगर आप यहां पर आगे बढ़ोगे तो 9:30 से 10 AM तक मैंने मिस्टेक एनालिसिस प्लस बोर्ड PYQ। जैसे मान लो कि आपने यहां पर क्वेश्चन बनाया, आपने क्लॉक सेट कर दिया कि 45 मिनट से मेरे को 90 क्वेश्चंस या 80 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। अब 90 to 80 क्वेश्चंस का अगर आपको फिर चेक करना है, एनालिसिस करना है कि आप कहां पर गड़बड़ किए हो, तो फिर उसके लिए मैंने यहां समय दे रखा है 9:30 से 10। सपोज आपका 10 मिनट में एनालिसिस हो गया, ठीक है ना, हो ही जाएगा मोर और लेस, बायो में ज्यादा समय लगता नहीं है। तो आपने 10 मिनट में एनालिसिस कर लिया कि मेरे में ये गड़बड़ था, मेरा इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो आपको फिर बोर्ड का PYQ ले लेना है। वो जो 2 चैप्टर पढ़े, उन 2 चैप्टर का CBSE या बिहार बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है वो आप PYQ सॉल्व कर लो। समय खराब नहीं करना है, समय आपको सही रखना है, राइट। 10 बजे के बाद मैंने 10 से 11 बजे का एक ब्रेक दे दिया है, ठीक है। आप इसमें भी जो मैंने बोला है, अपना जिंदगी जीना है, अपने दोस्तों से बात करना है, अपने पेरेंट्स से बात करना है, नाचना है, खेलना है, गाना है, जो करना है कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए 1 घंटे का ब्रेक है। फिर 11 से 1 केमिस्ट्री करना है, राइट। केमिस्ट्री का फिर से वही बात, थ्योरेटिकल पार्ट, एनसीईआरटी करने के बाद जो आपके टीचर ने नोट्स कराए वो नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बायो में भी आप नोट्स पढ़ सकते हैं जो आपके टीचर ने कराया है, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाता है क्लास में वो सबसे बेस्ट होता है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट। तो अगर आप नोट्स को बहुत सीरियसली लोगे, क्योंकि कोई भी टीचर अपना नोट्स जो रखता है ना वो बहुत सारे कंटेंट से मिलाकर प्रिपेयर कर रहा होता है, तो वेल रिसर्च नोट्स होता है किसी भी टीचर का। आपको जो भी टीचर पढ़ाए हैं वो अपना बेस्ट दिए हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, आप वो नोट्स को फॉलो कर सकते हैं आंख बंद करके, ठीक है। तो केमिस्ट्री थ्योरी, एनसीईआरटी प्लस नोट्स। वंस अगेन मैं ये कहूंगा
कि अभी जितने भी दिन बाकी है, सपोज 20 दिन 22 दिन बिहार बोर्ड वालों के लिए, बाकी सीबीएसई बोर्ड वालों के पास समय है अच्छा खासा, तो आप 20-22 दिनों में एनसीईआरटी में कुल चैप्टर्स ही कितने होंगे, केमिस्ट्री में मिला लें तो वही 15-16, ठीक है। 15-16 चैप्टर्स में आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, हर दिन एक एक चैप्टर लेके जा सकते हैं। जैसे आज मैं सॉल्यूशन लेकर गया तो मैं सॉल्यूशन कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप बिहार बोर्ड में अगर आप देखोगे तो 140 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, राइट। तो अगर नीट में सॉलिड स्टेट नहीं आ रहा है लेकिन बिहार बोर्ड में सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सॉलिड स्टेट स्किप कर दो ना, नो नीड टू रीड सॉलिड स्टेट। क्या आप थोड़ा दिमाग से सोचो कि मेरे को 140 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, 70 एमसीक्यू आता है बिहार बोर्ड में, तो आपको केवल 35 बनाना है। तो 35 बनाना है तो अगर आप सॉलिड स्टेट पढ़ के नहीं भी जाओगे तो 4-5 क्वेश्चन होंगे उससे, तो नहीं बनाएंगे, क्या इश्यू है। आप दिमाग में रखो, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो कि भाई ये टॉपिक नीट में नहीं है, तो बिहार बोर्ड में अगर है भी तो मैं नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगी। समझ में आ रहा है क्या, मेरे को नहीं करना है, सारा कुछ नहीं करना है बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, हमारे को थोड़ा अच्छे से स्टडी करना है, राइट। जैसे मान लो कि जब मैंने लॉजिक गेट पढ़ाया था तो वहां पर कुछ कुछ क्वेश्चन बुलियन के, कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं 11000 कुछ करके, मतलब बाइनरी से उसको कन्वर्ट करना, जो कि बहुत ज्यादा टफ बात नहीं है, लेकिन हमें पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, नीट में नहीं आता है तो हमको यहां भी देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीटेड है, जो जो चैप्टर्स नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीटेड है, अगर बिहार बोर्ड में वो सारे चैप्टर से क्वेश्चन आता है, अगर क्या आता ही है, तो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 140 में 100 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है, और चांसेस आर देयर कि 20-22 नंबर का क्वेश्चन अगर उन टॉपिक से आता है तो कोई जरूरत नहीं है आपको वो टॉपिक करने का, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और सीबीएसई में तो कोई पंगा ही नहीं है, जो नीट का सिलेबस है वही सीबीएसई का सिलेबस है, वही एनसीईआरटी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार बोर्ड वालों को दिक्कत है, तो ध्यान रखना ये बात। फिर 1 से 1:30 बजे का फिर से मैंने ब्रेक दिया, जा जीले जिंदगी, ठीक है। 1:30 से 2:30 तक, वंस अगेन 1:30 से अगर मैं बात करूं 2:30 तक, तो 1 घंटे का फिर से केमिस्ट्री का एमसीक्यू है, न्यूमेरिकल है, पीवाईक्यू है, मॉड्यूल है, जो आपने 2 चैप्टर पढ़ा या फिर 1 चैप्टर पढ़ा, लेट से मैंने सॉल्यूशन पढ़ा, तो सॉल्यूशन का मैं एमसीक्यू बनाऊंगा, न्यूमेरिकल हिट करूंगा, न्यूमेरिकल सबसे पहले एनसीईआरटी का हिट करूंगा, फिर पीवाईक्यू करूंगा, फिर मॉड्यूल करके अपने आप को सॉर्टेड कर लेना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद 2:30 से 3 बजे तक वंस अगेन वी हैव टू एनालिसिस करना है कि हमने अपनी गलतियां जो किया है वो गलती क्या क्या है, ठीक है। और अगर आप एनालिसिस कर लिए तो फिर आपको बोर्ड का पीवाईक्यू भी देखना है कि इन टॉपिक से, इस चैप्टर से बोर्ड में आपको क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चैप्टर से, आपको बोर्ड का आपको पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, राइट। अब फिर मैंने 3 से 5 ब्रेक दे दिया है उन बच्चों के लिए जो दिन में सोते हैं, बहुत अच्छे तमीज से सोते हैं, ठीक है। तो भाई आप 1-2 घंटे का एक पावर नैप ले सकते हो, या जो भी आप करना है कर सकते हो। अगर सोने का मन नहीं है तो मत सो, जाओ बाहर घूमो फिरो, जो करना है करो, जिससे आपको रिफ्रेशमेंट लगे वो काम जरूर कर लो, ठीक है, इन 2 घंटे में। फिर 5 to 7 फिजिक्स का थ्योरी करना है, कुछ 1-2 डेरिवेशन ले लो, 18-20 डेरिवेशन है ओवरऑल, 1-2 डेरिवेशन एक दिन करते जाओ। एक दिन लेंस मेकर कर लिया, एक दिन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ का कर लिया, तो आप एक डेरिवेशन कर लिया करो। 5 to 7 में मान लो कि 5 to 6:45 तक आपने पढ़ा, फिर 15 मिनट में आपने डेरिवेशन कर लिया, या फिर आपने एक चैप्टर पढ़ा, सपोज मैं आज इलेक्ट्रोस्टैट किया, तो इलेक्ट्रोस्टैट को मैं नोट से पढ़ते जा रहा हूं, और उन इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर के जितने भी डेरिवेशंस है आपने एक जगह कर लिया। समझ में आ रहा है ना, तो उस तरीके से आपको चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। फिर 7 से 7:30 मैंने ब्रेक दे दिया, ब्रेक देने के बाद फिर मैंने 7:30 से 8:30 में मिस्टेक एनालिसिस का मैंने बता दिया कि आपको मिस्टेक एनालिसिस करना है, जो आपने यहाँ पर डेरिवेशन, थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है, फिर आपको उसका मिस्टेक एनालिसिस करना है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ 5 to 7 PM आपका हो गया। अच्छा, यहाँ मैंने न्यूमेरिकल के लिए समय नहीं दिया है, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 11 से 1 में केमिस्ट्री थ्योरी एनसीईआरटी प्लस नोट्स था ना, तो यहाँ पर 1 घंटे केमिस्ट्री एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स है, तो मैंने यहाँ पर फिजिक्स में 5 to 7 में यहाँ पर कहीं न्यूमेरिकल का बात नहीं लिखा है। ऐसा क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि फिजिक्स में कोई थ्योरी ऐसा होता है क्या? आप जब फिजिक्स पढ़ते जाते हो तो आपको न्यूमेरिकल ही ना करना है भाई,
वो तो बहुत कम थ्योरी होता है, जो थ्योरी से आपको न्यूमेरिकल लगाना होता है, आपको तो अप्रोच सीखना होता है। तो आप इसी समय में कर सकते हो। आप चाहो तो ये ब्रेक हटा दो, क्योंकि आपने अभी 2 घंटे का ब्रेक लिया हुआ है, तो आप कंटिन्यू कर लो ना, यहां से 5 से 7:30 तक आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सब कुछ कर लो, और फिर वहां से अपने मिस्टेक को एनालिसिस कर लो। अब देखो मैंने यहाँ 1 घंटे का समय दे दिया है कि आप आराम से मिस्टेक एनालिसिस कर सकते हो और बोर्ड का पीवाईक्यू कर सकते हो उस चैप्टर के लिए। तो अगर आप देखोगे तो 5 से लेके 8:30 तक आपको 3.5-4 घंटे का एक बहुत ही अच्छा समय मिल जाएगा फिजिक्स के लिए, जो कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर का आपने क्वेश्चन सब कुछ करने के बाद आपने नीट का पीवाईक्यू हिट कर लिया, आपने जेईई मेन का क्वेश्चन हिट कर लिया, आपने नोट्स पढ़ लिया, और आपने साथ ही साथ बोर्ड का पीवाईक्यू कर लिया, अपने गलतियों को रेक्टिफाई कर लिया, तो दैट विल बी गुड फॉर यू, राइट। तो आपको एक चैप्टर लेके चलना है पर डे, ठीक है। अब वो चैप्टर कैसे लेके चलना है, तो मैं 10 तारीख से जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं फिजिक्स का, उसके लिए मैं सुबह में भेज दूंगा, या मैं एक वीक का भेज दूंगा कि इस वीक में आपको ऐसे ऐसे करना है। तो आप अपना प्लान उस तरीके से ही कर सकते हैं फिजिक्स को लेके। डिटेल में इस टाइम टेबल के बाद बताता हूं, ठीक है। फिर 8:30 से 10 बजे का मैंने ब्रेक दिया है। इस ब्रेक में भाई खाना वाना खा लेना है, डिनर कर लेना है, जो भी है। फिर नाचो गाओ घूमो फिरो, तो नाचो तो गाओ, आओ मेरे संगे नाचो गाओ, आई एम ए डिस्को डांसर ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो 8:30 से 10 बजे तक ब्रेक है आपका, ठीक है। फिर 10 से 11 क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। देखो अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। शुरू से ध्यान नहीं दियो कोई इशू नहीं है, लास्ट में ध्यान दे लो यार, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दो है ना, तो दोनों एक साथ नहीं पढ़ना है, कौन इतना लोड लेगा। MWF में फिजिकल एजुकेशन है या पेंटिंग है या जो भी है कर लेना यार, ठीक है। और टीटीएस में इंग्लिश कर लेना यार, या हिंदी, जो भी है, जो भी आपका 2 सब्जेक्ट होगा ना, आप इसमें कर लेना, ठीक है ना। MWF में एक कर लेना, TTS में कर लेना, फिर मैं आगे और बताता हूं, ठीक है। और 11 से 5 एकदम बढ़िया मस्त सो लेना है, ठीक है ना। 11 से 5 भी ना मस्त सो लेना है, ठीक है। ये आपका है। और संडे को आप अपने मन से दोनों का रिवीजन कर सकते हो, जो आप 3-3 दिन पढ़े हो, ठीक है ना, उसका रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था बाबू ऐसा प्लान जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में कैसे क्या है। अब बाबू हम तो प्लान बना लेते हैं, ठीक है। अब प्लान का एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये जो प्लान बताया, ये प्लान बहुत टफ नहीं है एग्जीक्यूट करना, आप आराम से इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई मैंने बहुत ही ज्यादा ऐसा लॉन्ग स्टडी आवर्स या फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आप नहीं कर सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, एक बार में 5 घंटे का बना लेते हैं स्टडी आवर, जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल होता है। उसमें आपका फोकस कंसंट्रेशन लैक कर जाता है। इसमें आपने देखा कि मैंने बहुत बारी ब्रेक दिया है। ब्रेक बेटरमेंट के लिए होता है। ब्रेक लोगे तो फिर आप जब दूसरा आवर या दूसरा कुछ पढ़ने जाओगे, फिर दूसरी बारी, तो आप पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ोगे। सपोज मैंने 5 घंटे लगातार पढ़ाई कर लिया, तो जो लास्ट का 2-3 आवर होगा वो ऐसा पढ़ाई होगा कि जो मतलब आप केवल खींचे जा रहे हो चीजों को, ठीक है ना। तो वैसा कुछ नहीं करना है। आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ने के बाद एक ब्रेक जरूर लीजिए, ठीक है ना। अब ब्रेक लीजिए, उसमें झूमो नाचो गाओ, आओ मेरे संग नाचो गाओ, ये सब बात करते रहो, ठीक है। ये तो मेरा बात हो गया किस तरीके से करना है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है बच्चों कि बोर्ड एग्जाम जो आपका होगा उसमें आपको पता है कि 12th से ही क्वेश्चन आते हैं, और नीट में भी आपका 12th का वेटेज 55 to 60% होता है। तो अब आपको अपने प्रिपरेशन को ऐसा नहीं सोचना है कि मैं केवल और केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है। आप 12th का जो भी कंटेंट है उसको नीट जेई के लेवल पे लेके जाओ, ठीक है ना। आप नीट जेई के लेवल को मैच करो ना। जैसे आपने कैपेसिटर बनाया, तो कैपेसिटर का आप नीट जेई का क्वेश्चन कर लो, उसी समय लगे हाथ, ठीक है। अभी आप नीट का जो भी है 11th का सेक्शन नहीं करो, लेकिन 12th का सेक्शन तो कर सकते हो। आप 720 नंबर में 400 नंबर को लेके तो आप श्योर हो सकते हो मैं 400 नंबर तो आएगा नीट में। आप फुल मॉक में जो भी फुल मॉक टेस्ट देने जाओगे अप्रैल में, तो आपको केवल फुल मॉक देना है, तो आप कम से कम 12th को लेकर तो निश्चिंत रहोगे कि 12th के मैं सारे क्वेश्चन हिट कर लूंगा, मैं 60% 55% क्वेश्चन आराम से कर सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको 12th का पोर्शन अभी जो रेडी कर रहे हो वो इस प्रकार करना है कि आप नीट जेई लेवल पे जाकर चीजों को कर रहे हो, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है
कि बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनका तो 2 से लेकर 7 फरवरी तक, या जो भी 8 10 फरवरी तक मैं मान लेता हूँ, वो थोड़ा बिजी होंगे, लेकिन 10 के बाद तो वो खाली हो जाएंगे यार। तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज है कि 10 फरवरी के बाद आप स्ट्रिक्टली चीजों को अच्छे तरीके से ले जा सकते हो। 10 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आप आराम से उन टॉपिक्स को कर सकते हो जो आपके वीक है, ठीक है ना। जैसे 11th का टॉपिक उठा लिया, 12th तो आपने पढ़ ही लिया अभी तक। 10 से 15 मार्च तक आप 11th के वीक टॉपिक्स को कर लो और उसका टेस्ट भी देते जाओ। सपोज मैं थर्मल फिजिक्स किया तो थर्मल फिजिक्स का 2-3 टेस्ट दे दिया। अब पेपर के लिए मेरे से बताना, मैं पेपर दे दूंगा, कोई इशू नहीं है बनाकर, ठीक है ना। अब से मेरा जो भी समय है आपके लिए ही है। तो 10 से मान लो 11 बजे तक या 10 से 12 बजे तक आपने थर्मल फिजिक्स का टेस्ट दे दिया, ठीक है ना। आप सुबह से लेकर शाम तक केवल पढ़ाई करो थर्मल फिजिक्स का, और सुबह में या दिन में 2 घंटे का 100 क्वेश्चन का टेस्ट दे दोगे, ठीक है ना। तो बिहार बोर्ड वालों के लिए ये एक एडवांटेज है जो सीबीएसई बोर्ड वाले के पास नहीं है, ठीक है, कि आपका बहुत जल्दी एग्जाम खत्म हो जाता है और फिर आप आराम से यूनिट टेस्ट दे सकते हो मार्च तक, और 15-20 मार्च के बाद या अप्रैल में आप लगातार फुल मॉक दे सकते हो। तो आप चीजों को अच्छे से कर सकते हो। तो मेरा कहना बस यही है कि अभी जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये बोर्ड एग्जाम में दिमाग में बस यही रखना है आपको कि हमें इन सारे टॉपिक्स को इस प्रकार करना है कि मैं जब दोबारा पढ़ूं तो मेरे को नीट जेई ये सब करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस मेरे को अब बोर्ड एग्जाम के बाद 11th के उन टॉपिक पर ध्यान देना है जो मेरा वीक है, ठीक है। पहला हो गया बात। फिर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के साथ एक एडवांटेज ये है कि उनका 2 सब्जेक्ट के बीच में एक गैप होता है, राइट। तो उस गैप को या उस बैरियर को आपको क्या करना है कि जैसे आप अभी से पूरा थ्रू आउट अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, और जो 7-8 दिन का गैप मिल रहा है, आई थिंक केमिस्ट्री वाले में तो 12 दिन का गैप मिल रहा है, तो आप मॉर्निंग आवर में 11th का टॉपिक कुछ पढ़ाई करो, छोड़ना नहीं है। आपका एग्जाम 27 मार्च तक जा रहा है, तो आप 27 मार्च तक अपने नीट के प्रिपरेशन को होल्ड नहीं कर सकते हो, राइट। तो जो 2 सब्जेक्ट, मान लो कि फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद अगला पेपर केमिस्ट्री है, तो वो जो 7-8 दिन का गैप मिल रहा है, तो 7-8 दिन के गैप में आपका इधर जो आप 1 महीने का प्रिपरेशन कर रहे हो, जो मैंने ये प्लान बनाया, तो उस प्लान में आप पूरा अच्छे से थ्रू आउट पढ़ लियो एक बार 12th का सिलेबस अच्छे से। अब आपका जो 7-8 दिन का गैप मिल रहा है उसमें मॉर्निंग आवर में आप 11th पढ़ाई करो, और इवनिंग आवर नाइट आवर में डिटेल बता दूंगा कैसे क्या करना है, उसका भी एक अलग से प्लान बताऊंगा, ठीक है। नाइट आवर में या इवनिंग से बाद आप केवल 12th का पढ़ाई करो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 11th भी होते जाएगा और 12th भी होते जाएगा। 11th का जो पढ़ाई करो उसमें आपको उन टॉपिक को हिट करना है जो आपके 11th में जिनको आपसे डर होता है। जैसे क्या होता है ना कि जो जैसे मान लो इक्विलिब्रियम मेरे को डाउट है, मैंने 11th में इक्विलिब्रियम सही से नहीं किया, तो आप इक्विलिब्रियम उठा लिए। मैंने 11th में आइसोमेरिज्म सही से नहीं किया, तो मैंने आइसोमेरिज्म उठा लिया। मैंने 11th में वर्क पावर एनर्जी सही से नहीं किया, तो मैंने वर्क पावर एनर्जी उठा लिया। तो आपको 11th के टॉपिक्स को उन 2 एग्जाम के बीच में कवर करना पड़ेगा एट एनी हाउ, और फिर शाम में और दिन में आप अपना जो भी प्रिपरेशन है वो करते जाओ, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना सीबीएसई बोर्ड वालों कि 27-28 मार्च को जब आपका सिलेबस, जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो, तो आपके दिमाग में ये पैनिक नहीं होना चाहिए कि हमारा 11th का कुछ वीक टॉपिक बाकी रह गया है। आपको 11th के वीक टॉपिक्स को उसी में खत्म करना है, और ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज देकर जाएगा। बिलीव मी, ये आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। फिर आप बहुत जल्दी से एग्जाम खत्म होने के बाद 7-8 दिन में आप 11th के सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपने वीक टॉपिक को रिवाइज कर लिया। और स्ट्रांग तो आपका स्ट्रांग है ही, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। फिर आप कैपेबल हो जाओगे कि आप 5 अप्रैल से पर डे एक फुल मॉक दे सकते हो। तो मेरा कहना यही है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वो काम कर सकते हो जो बच्चे सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि मैं क्लास में शुरू से बोलता आया हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट से बहुत 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 अच्छा रिजल्ट आता है। जितने भी ऑलमोस्ट बहुत सारे रैंकर्स जो होते हैं वो पहले अटेम्प्ट वाले ही होते हैं। आप कोई प्रेशर लेके नहीं जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, किसी तरह का फियर नहीं होता है कि रिलेटिव क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। लेकिन जिसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट होता है उसके पास बहुत तरह का बैगेज होता है, बहुत तरह के दिमाग में प्रेशर होता है। वो बहुत अच्छा पढ़ाई किया होता है लेकिन फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाता है जो तुम कर पाते हो, जो तुम कर दोगे। इसलिए मेरा मैसेज आप लोग के लिए स्ट्रिक्टली यही है कि आप 12th बोर्ड को
प्रिपेयर करते हुए आप नीट को ना भूलो, जो हमारा अल्टीमेट मकसद है, गोल है, एम है, टारगेट है, ठीक है, आप उसको जरूर हासिल करो, ठीक है। उसके लिए मैंने बोला कि आप जो 12th का टॉपिक कर रहे हैं उसमें बोर्ड, जेई, नीट सबका एक तड़का देना है, एक टच दे के जाना है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक। अब मैंने कुछ कुछ बात लिखा 23 और 26, हाँ ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट लिखा है कि मैं कुछ पॉइंट मिस ना कर दूं। तो सबसे पहला बात कि मेरा 10 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रहा है। मैं मॉर्निंग में आपको 10-12 क्वेश्चन भेज दूंगा, आपको 10-12 क्वेश्चन बना कर आना है, फिर उसी का सॉल्यूशन 30-40 मिनट में डिस्कस करूंगा। एक डेरिवेशन हो सके तो मैं डेरिवेशन एक प्रूफ करके दिखा दूंगा, हो सके तो, वैसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और एक मैं टाइम स्लॉट दे दूंगा, इस टाइम स्लॉट में आप अपने डाउट्स रख सकते हो उस चैप्टर का जो मैंने आपको रिवीजन के लिए दिया है, ठीक है ना। तो मैं आपको डाउट भी बता दूंगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। फिर 23 तारीख को बसंत पंचमी है शायद, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है। तो उस दिन मैं 2-2 घंटे का बिहार बोर्ड वालों के लिए स्पेशल क्लास प्लान किया हूं फिजिक्स में, कि उसके बाहर फिर कुछ आएगा नहीं। तो 2 घंटे 23 जनवरी को मैं सारे एमसीक्यू डिस्कस कर दूंगा जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड के लिए। और 26 जनवरी को मैं सेट ऑफ क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके सॉल्यूशन आपको किस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। तो 23 जनवरी और 26 जनवरी को मैं इंपॉर्टेंट क्लास लेने जा रहा हूं बिहार बोर्ड वाले एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। फिर सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, जैसे ये तो मेरा सीरीज चलते रहेगा इधर 10 फरवरी तक जो भी है। फिर 10 फरवरी के बाद आई थिंक 17 या 18 तारीख को फिजिक्स का पेपर है। तो 7-8 दिन तक एक्सक्लूसिव सीबीएसई के लिए 1 से 1.5 घंटे का क्लास केवल फिजिक्स का, मतलब उसमें डेरिवेशंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बोर्ड के लिए क्वेश्चंस केवल स्ट्रिक्टली बेस कर दूंगा सीबीएसई बोर्ड के लिए। अभी का जो भी मैं आपको चैप्टर दूंगा वो उसमें मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, उससे आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना है कि पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सारा बात क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी दुविधा हो, डाउट हो, तो मेरा नंबर आपके पास है ही, आप आराम से अपना डाउट या क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। बस मेरा यही कहना है बच्चों कि आपने जो 1.5 साल 2 साल पढ़ाई किया है, प्लीज प्लीज उसको ना भूलें। आपके मदर फादर का जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है उसको ना भूलें, ठीक है। आपके छोटे भाई बहन का जो उम्मीद है उसको ना भूलें, ठीक है। आप पर बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली मुझे, मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखा हूं कि आप बहुत अच्छा करोगे और मुझे पूरा बिलीव है कि आप बहुत अच्छा करोगे। बस अपने आप पर फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो कि आपने 1.5 साल 2 साल वो सारा काम किया है जो एक आइडियल एस्पिरेंट करता है, ठीक है। तो प्लीज प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए, लास्ट के डेज में बिखराव मत आने दीजिए, मतलब आप रैंडमली कुछ पढ़ना स्टार्ट मत कर दीजिए। एक स्ट्रीम लाइन रखो प्रिपरेशन में, एक डायरेक्शन रखो कि किस तरीके से हमें चीजों को लेके जाना है, ठीक है। खुश रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।